अब बताओ न तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उल्टता कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी। बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना झलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो न तुम खुद, ये राजा गर्ल्स कॉलेज में हैं। शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी, मैं पेन ले आऊं। और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो, चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे। ऐसे शर्म लगती है। जाओ, चलो। हर वक्त वही बचपना। चंदर ने डांटकर कहा, चलो, पढ़ो सीधे से। इतनी बड़ी हो गई, अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टी रूम में जाकर चाट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उठकर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंककर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमुहाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा था। कै बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है। आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो। उसे भी बुला लो सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है, अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजिन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या न पढ़ो। चंदर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे। सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही हैं कि पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोली, पापा, हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है, ये कहते हैं पढ़ो चाहे न पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है। अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पड़ने के लिए। सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबानी में रही है। तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में M.A. है। हाँ, M.A. कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी।
पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों? महाराजिन यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा। एक गमगदे की शाम, मन उदास, तबीयत उच्च, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी, या सुधा को ही इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मौलसरी के पेड़ में छोटी छोटी गौरैयों ने मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई बात न करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई, हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ के एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतना फूट फूट कर रोई कि महाराजिन को सिंकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वह सुधा का मुंह ही मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतजार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा न आ जाएं। कैसू से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगल को दोपहर तक जब कोई खबर न आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से कोई भी बात नहीं की। आधा घंटा पने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई, खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी। और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगुलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थीं। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उठकर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलियां कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते थे, यहाँ तक कि महाराजिन, जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी। और सुधा हरेक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था, और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेजपोश की कोई डिज़ाइन बना दो तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ, यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिज़ाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया और जब सुधा ने पूछा, यह क्या है,
तो बोला, लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला, लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाद तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली थी। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। यह तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशानी रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा भी तारीफ न करे, सब सुधा को ही ज्यादा अच्छा कहें। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की जी भरकर बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तई खाए लेव फिर भीतर लेटो। अबहिन लेटे का वक्त नहीं आवा। सहसा महाराजन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए लेव बिटिया, खाए पिए छोड़े से कसस काम चली, आव उठो। महाराजन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा न देखकर उठ गई और चल दी खाने। कौर उठाते ही उसकी आंख में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। दो कौर खाने के बाद वह महाराजन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहियो। महाराजन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बाबूजी कुछो नहीं लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं मगर न पापा को ख्याल, न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब हैं कि हम क्या करें। ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब के कि बस सुबह शाम आए और हम या पापा न मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा, और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया और खुद हैं कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। अब तुम महाराजन, चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे को सत हो। कैसा चांद से तो हैं छोटे बाबू, और कैसा हंस के बातें करत हैं। मायका जाने कैसे हिया पड़ा कि उन्हें अलग कह देहिस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात होई। उन्हें हिन्यई बुलाए लेव तो अपने हाथ की खिलाए के 2 महीना माँ मोटा कह देई। हमें तो से ज्यादा उसकी ममता लगत है। बीबी जी, बाहर एक मेम पूछत हैं हिन्या कोनो डाकदर रहत हैं। हम कहा, नहीं, हिन्या तो बाबूजी रहत हैं तो कहत हैं, नहीं यही मकान आए। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसिकल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही है। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं?
सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताती जाए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं। मैं उनसे मिल लूंगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को। आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा, चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम